इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के पहले की जिंदगी और उनके बाद की जिंदगी कंप्लीटली अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है। ऐसे एक घटना हम कह सकते हैं हमारी शादी होना। हमारी शादी की पहले की जिंदगी और शादी के बाद की जिंदगी, इनमें काफी फर्क आ जाता है, काफी चेंजेस आ जाते हैं। इसका रीजन ये होता है कि पहले हम अकेले के लिए सोच रहे होते हैं, हम अकेले की जरूरतें, अकेले के कपड़े, अकेले की चॉइसेस, इनके बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है तो हम खुद के साथ साथ अपने लाइफ पार्टनर के बारे में भी सोचने लगते हैं और ये कई सारी मायनों में हमारी जिंदगी को चेंज कर देता है। ऐसा ही दूसरा चेंज हमारी जिंदगी में तब आता है जब हम पिता बन जाते हैं, जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं। जिस दिन हम पेरेंट्स बनते हैं उस दिन हम अपनी पत्नी के साथ साथ अपने बच्चों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगते हैं। कई बार तो अगर आपकी बीवी प्रेग्नेंट होती है तभी से आप सोचने लगते हो कि अगर बच्चा होगा तो उसके लिए मैं क्या क्या करूंगा, अगर बच्ची होगी तो उसके लिए क्या क्या करूंगा। तो ऐसे कई सारे चेंजेस आपकी जिंदगी में आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस पोएम के अंदर विलियम बटलर ईट्स, उनकी बच्ची एन, इनका जन्म फरवरी 1919 में हुआ था और अपनी बेटी के जन्म के 2 दिन बाद उन्होंने इस पोएम को लिखा है, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, जिसका मतलब होता है मेरी बेटी के लिए प्रार्थना। हम प्रार्थना अक्सर भगवान से करते हैं और जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, उनके सक्सेस के लिए प्रार्थना किया करते हैं। ऐसे में विलियम बटलर ईट्स अपने बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और इस प्रार्थना के अंदर ना सिर्फ लंबी उम्र या ऐसी कॉमन बातें हैं, बल्कि ऐसी कई सारी बातें हैं जो हमें उनके फेमिनिज्म के बारे में विचार स्पष्ट कर देते हैं। साथ ही साथ जब हम इस पोएम को पढ़ रहे हैं तो इस पोएम को पढ़ते वक्त हमें विलियम बटलर ईट्स, इनकी जिंदगी के ऊपर या इनके जिंदगी के अंदर जो इंपॉर्टेंट फीमेल्स आई हैं, जो महिलाएं आई हुई हैं, उनका किस तरह से असर हुआ है ये भी देखने को मिलता है। दोस्तों, इस पोएम को पढ़ने के लिए हमें 2 चीजें जानना जरूरी है। पहली चीज, सन 1919 से लेकर 1922 के बीच में एंग्लो आयरिश वॉर हुआ था। ये वॉर आयरलैंड के फ्रीडम के लिए हुआ था। जैसे भारत देश के ऊपर ब्रिटिशर्स का कब्जा था, यहाँ पे वो रहते थे, ठीक उसी तरह से आयरलैंड, जो कि ब्रिटेन का ही एक हिस्सा था, आज भी अगर आप मैप पे देखोगे तो आयरलैंड और ब्रिटेन दोनों एकदम नेबर्स है। तो आयरलैंड के ऊपर पहले ब्रिटेन का कब्जा हुआ करता था और 1919 से लेके 1922 ये 3 साल के बीच में जो सशस्त्र क्रांतिकारी एक्टिविटी हुए थे, गतिविधि हुए थे, वो आयरलैंड को स्वतंत्र कराने के लिए हुए थे। ऐसे में 1919 में जब विलियम बटलर ईट्स की बेटी का जन्म हुआ तो वो लगभग ये सशस्त्र क्रांतिकारी गतिविधियों के बीच में ही हुआ और उस वक्त आयरलैंड के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो काफी अस्थिर थी। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा था, विलियम बटलर ईट्स के जिंदगी के अंदर महिलाओं का क्या रोल रहा है या उनकी जिंदगी के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट महिलाएं रही है, ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों, विलियम बटलर ईट्स एक महिला से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे जिनका नाम था मॉड गॉन। मॉड गॉन एक एक्ट्रेस थी और बेहद खूबसूरत थी और विलियम बटलर ईट्स उनसे बहुत प्यार किया करते थे। उन्होंने बहुत बार मॉड गॉन को शादी के प्रपोजल दिए, लेकिन मॉड गॉन ने हर बार उनके प्रपोजल को ठुकरा दिया और उसके बाद 1917 में मॉड गॉन ने एक अन्य व्यक्ति के साथ शादी कर ली जिनका नाम था मिस्टर मैकब्राइड। और ये मिस्टर मैकब्राइड ये भी आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर इन्वॉल्व व्यक्ति थे और 1917 में जब ईस्टर राइजिंग हुआ, आपको ईस्टर राइजिंग के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ईस्टर के त्योहार के दिन एक सशस्त्र क्रांतिकारी गतिविधि हुई थी, उसके अंदर वो दोषी पाए गए और उसके बाद मिस्टर मैकब्राइड, जो कि मॉड गॉन के पति थे, उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। तो ऐसे में एक बेहद खूबसूरत व्यक्ति मॉड गॉन, जिनके ऊपर ये इतना ज्यादा प्यार किया करते थे, उनके साथ क्या हुआ ये भी कहीं ना कहीं इस पोएम के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस पोएम को अच्छे से एनालाइज करते हैं, इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग पढ़ते हैं, सीधा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं।
इस पोएम की शुरुआत होती है उस वक्त जब ऑथर विलियम बटलर ईट्स की लड़की अभी सोई हुई है। वो कहते हैं वंस मोर द स्टॉर्म इज हाउलिंग एंड हाफ हिड अंडर दिस क्रैडल हुड एंड कवर लिड माई चाइल्ड स्लीप्स ऑन। वो कहते हैं वंस मोर, फिर से एक बार स्टॉर्म यहाँ पे हाउल कर रहा है। यहाँ पे स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। लेकिन जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था, ये तूफान सिर्फ एक फिजिकल तूफान नहीं है, बल्कि उस वक्त आयरलैंड के अंदर जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, जो खून खराबा चल रहा है, उसको भी वो तूफान का नाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है वंस मोर इस शब्द का उपयोग। दोस्तों यहाँ पे वंस मोर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 1917 के अंदर भी ईस्टर राइजिंग का बहुत बड़ा सशस्त्र क्रांतिकारी हमला किया गया था। इसके बाद फिर से एक बार 1919 से लेकर 1922 के दौरान ये फिर से एक बार क्रांतिकारी गतिविधि यहाँ पे होने जा रही है। तो फिर से एक बार वो कह रहे हैं स्टॉर्म हाउल कर रहा है। हाउलिंग का मतलब होता है गर्जना करना। जब एक्चुअल में तूफान आता है, जब तेजी से हवाएं बहती है, तो उस वक्त भी हवाओं की आवाज हमें सुनाई देती है। तो वो कहते हैं फिर से एक बार तूफान गरज रहा है, और वो कहते हैं फीड अंडर दिस क्रैडल हुड एंड कवर लिड माय चाइल्ड स्लीप्स ऑन। और वो यहाँ पे हमें उनकी सोई हुई गर्ल, बच्ची की इमेज यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी लड़की क्रैडल के अंदर सोई हुई है, पालने के अंदर सोई हुई है, और उसके ऊपर एक कवर लीड है कि बच्ची को अच्छे से ढके रहने के लिए, उसको वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए उसके ऊपर कुछ चादर वगैरह ढक दी गई है, और उसके बीच में उनकी लड़की सोई हुई है। देयर इज नो ऑब्स्टेकल बट ग्रेगरीज वुड एंड वन बेयर हिल वेयर बाय द haystack and rope leveling wind bread on the Atlantic can be stayed। और अब यहाँ पे वो कहते हैं कि देयर इज नो ऑब्स्टेकल, जो यहाँ पे स्टॉर्म आ रहा है, फिजिकल स्टॉर्म की पहले बात करते हैं, जो सही में तूफान आ रहा है, उस तूफान को रोकने के लिए, उस हवा के बहाव को रोकने के लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। हवा सीधे बहती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं उसके बीच में सिर्फ ग्रेगरी के वुड से, ग्रेगरी के वुड का मतलब है उस जगह पे रह रहे हैं जो मिसेस ग्रेगरी के घर के आसपास है, और उनके वुड्स यानी उनका गार्डन या फिर उनका छोटा सा जंगल आप कह सकते हो, वही बस बीच में है। और एक बेयर हिल है, मतलब एक ऐसी पहाड़ी है जिसके ऊपर कोई पेड़ वगैरह नहीं है, ऐसी बेयर सी पहाड़ी है, बस वही एक ऑब्स्टेकल के तौर पे है, बाकी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे ऑब्स्टेकल का एक और मतलब हम समझ सकते हैं कि जैसे मैंने कहा था 1919 से 22 के दौरान वहाँ पे सशस्त्र गतिविधियां हो रही थी, काफी खून खराबा फैल रहा था। ऐसे में जब हम इस सिचुएशन के बारे में बात करते तो यहाँ पे अगर कोई लोग घुस आते हैं, अगर यहाँ पे कुछ खून खराबा होता है, तो उनको रोकने के लिए ऑब्स्टेकल कोई नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है। और वो कहते हैं कि जो तूफान आ रहा है वो जो haystack होता है, जो चारा होता है बैलों को खिलाने के लिए या गायों को खिलाने के लिए, वो चारा, और उसको वो पूरी तरह से लेवल कर दे रहा है। और जो रूफ है, उनके घर के ऊपर जो छत है, उसको और चारे को वो लेवल कर दे रहा है, उसको बहाकर ले जा रहा है। वो कह रहे हैं ये जो तूफान है वो अटलांटिक समंदर के ऊपर ब्रेड हुआ है, वहां पे ये उत्पन्न हुआ है। और वो कह रहे हैं कैन बी स्टेड। और वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है जो इस अटलांटिक समंदर के ऊपर पैदा हुए तूफान को रोक सके। बट एंड फॉर एन आवर आई हैव वॉक्ड एंड प्रेड बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम दैट इज इन माई माइंड। और वो कहते हैं और इसीलिए पिछले 1 घंटे से मैं वॉक कर रहा हूँ, अपने घर के अंदर ही वो वॉक कर रहे हैं, वहीं के वहीं वॉक कर रहे हैं और प्रे कर रहे हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम, क्योंकि उनके मन के अंदर ग्रेट ग्लूम है, बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा उनका मन अभी अस्थिर हो चुका है। अब अस्थिर होने के पीछे कारण हम सहज देख पाते हैं। पहला कारण फिजिकल जो बाहर दिखाई दे रहा है, तूफान आ रहा है और तूफान को रोकने के लिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, तो उनके बीच में अपनी बच्ची की सेफ्टी को लेकर चिंता है और इसीलिए भी वो अस्थिर हो चुके हैं। साथ ही साथ आयरलैंड के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी काफी अस्थिर करने वाली है, इस वजह से भी वो उनके मन के अंदर दुखी है, अस्थिर हो चुके हैं। I have walked and prayed for this young child an hour। और वो कहते हैं मैं पिछले 1 घंटे से इस चाइल्ड के लिए, इस छोटे से नन्हे मुन्ने बच्ची के लिए मैं 1 घंटे से वॉक कर रहा हूँ और प्रेयर कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। एंड हर्ड द सी विंड स्क्रीम अपॉन द टावर। और कहते हैं कि इस 1 घंटे में मैं जो सी विंड आ रही है, सी विंड का मतलब है तूफान, जो समंदर के ऊपर से आने वाली हवाएं हैं जो अभी तूफान के रूप में आ रही है अटलांटिक समंदर के ऊपर से, उनकी आवाजों को स्क्रीम करते हुए मैं सुन रहा हूँ, यानी आवाजों को चिल्लाते हुए मैं सुन रहा हूँ टावर के ऊपर। यहाँ पे टावर ये शब्द हमें दिखाता है कि वो कहाँ पे रहते हैं।
दोस्तों 1917 के अंदर विलियम बटलर ईट्स ने एक टावर खरीदा था जिसके अंदर वो अपना घर बनाना चाहते थे। तो इस वक्त 1919 में वो उसी टावर के अंदर रह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये हवाएं टावर के ऊपर गरज रही हैं, उनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। एंड अंडर द आर्चेस ऑफ ड्रीम एंड द स्क्रीम इन द एल्म्स अबाउट द फ्लडेड स्ट्रीम। वो कहते हैं कि ये जो आवाजें आ रही हैं तूफान की, वो ब्रिज के नीचे से आ रही हैं, पुलों के नीचे से आ रही हैं। साथ ही साथ जो फ्लडेड स्ट्रीम्स है, जो नदियां अभी फ्लड हो चुके हैं, जिनके अंदर अभी बहुत पानी आ चुका है, ऐसे नदियों के इर्द गिर्द जो एल्म्स के ट्री है, एल्म्स लंबे लंबे ट्रीज होते हैं जो अक्सर ज्यादा पानी की जगह पे पाए जाते हैं, तो ऐसे एल्म्स के ट्रीज की भी आवाज, उन पेड़ों की भी आवाजें उनको सुनाई दे रही है। इमेजिनिंग इन एक्साइटेड रेवरी दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम डांसिंग इन अ फ्रेंजीड ड्रम एंड आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी। और वो कह रहे हैं कि वो इमेजिन कर रहे हैं, वो अपने ख्यालों के अंदर सोच रहे हैं, एक्साइटेड होते हुए, रेवरी में, हैप्पीनेस के साथ वो सोच रहे हैं कि आने वाला जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो अच्छा होगा। क्योंकि अभी 1919 से 22 तक ये जो सशस्त्र क्रांति चली, उसके बाद स्वतंत्रता मिल गई, ये भी हमको पता है। लेकिन जब ये सशस्त्र क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे कि आज नहीं तो कल ये अस्थिरता खत्म हो जाएगी और फिर जो फ्यूचर आएगा, जो भविष्य आएगा, वो आने वाले भविष्य के अंदर सारे दिन अच्छे हो जाएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा उनको लग रहा था। डांसिंग टू अ फ्रेंजी ड्रम, और वो यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं कि लोग ड्रम के ऊपर फ्रेंजी होकर बहुत खुशी के साथ डांस कर रहे हैं, आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी। और यहाँ पे ये जो दो शब्द है, मर्डरस एंड इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब होता है नादान होना, इनोसेंट होना, और मर्डरस होना, मर्डर करना। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के जस्ट अपोज है। जब हम दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ लगा देते हैं तो यहाँ पे अपनी बच्ची के इनोसेंस को, उनकी बच्ची, जाहिर सी बात है अगर कोई दो ही दिन की बच्ची है, खूबसूरत सी बच्ची है, तो वो बहुत ही इनोसेंट दिखेगी, बहुत ही नादान दिखेगी, बहुत खूबसूरत दिखेगी। और उस बच्ची को वो कहते हैं मर्डरस इनोसेंस। वो इतनी बेहद खूबसूरत है, कातिलाना खूबसूरती जैसे हम कहते हैं, कुछ ऐसे ही वो अपनी बच्ची की खूबसूरती का वर्णन कर रहे हैं। अब इसके बाद वो प्रेयर कर रहे हैं, वो कहते हैं May she be granted beauty and it not beauty to make a stranger's eye distraught। और वो कह रहे हैं कि भगवान करे कि मेरी लड़की को बहुत ज्यादा खूबसूरती मिले, वो बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन वो कहते हैं लेकिन वो इतनी ज्यादा खूबसूरत ना हो, इतनी ज्यादा ब्यूटी उसे ना मिले जिससे किसी राह चलते राहगीर, किसी अनजान व्यक्ति, किसी स्ट्रेंजर की आंखें उसके कारण डिस्ट्रैक्ट हो जाए, डिस्ट्रॉट हो जाए। कहने का मतलब क्या हुआ कि वो इतनी फिजिकली बेहद खूबसूरत ना हो कि किसी की भी नजर उसी के ऊपर आकर अटक जाए, यहाँ तक कि किसी अनजान व्यक्ति की भी नजर उसी के ऊपर आकर टिक जाए। और हर्स बिफोर अ लुकिंग ग्लास फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच। यहाँ तक सिर्फ ये नहीं कि किसी अनजान लोगों की नजर उनकी बेटी के ऊपर आकर टिक जाए, बल्कि वो कहते हैं कि वो इतनी भी खूबसूरत ना हो कि उसकी खुद की भी नजर खुद को वो लुकिंग ग्लास में बार बार देखती रहे, इतनी खूबसूरत ना हो, वो इतनी ओवर मच, इतनी ज्यादा खूबसूरत ना हो कि वो हमेशा, लुकिंग ग्लास का मतलब होता है आईना, कि वो आईने के सामने ही हमेशा खड़ी रहे। कंसिडर ब्यूटी अ सफिशिएंट एंड लूज नेचुरल काइंडनेस एंड मे बी द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी। और वो कहते हैं कि वो इतनी भी ज्यादा ओवर मच, यहाँ पे शब्द का उपयोग कर रहे हैं, वो इतनी भी ज्यादा खूबसूरत ना हो कि वो ऐसा समझने लगे, ऐसा कंसिडर करने लगे कि ब्यूटी ही सफिशिएंट एंड है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी लड़की ऐसा ना सोचने लगे कि मैं खूबसूरत हूँ, यही मेरे लिए सफिशिएंट है, इतना ही बस काफी है, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है जीवन के अंदर। वो ऐसा ना सोचने लगे अपनी ब्यूटी के कारण, और साथ ही साथ अपनी बेहद खूबसूरती के कारण उसके अंदर जो नेचुरल काइंडनेस है, नैसर्गिक जो उसके अंदर दया भाव है, एक दूसरे को समझने की हमदर्दी जो उसके अंदर है, उसे वो लूज ना कर दे। अक्सर हम देखते हैं जो लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं, जब हम उन्हें देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर हमें घमंड दिखाई देता है। ये घमंड क्यों आता है? क्योंकि उनको लगता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तुम मेरे सामने पानी कम हो। तो वो कहते हैं कि ऐसा मेरी बच्ची के साथ ना हो कि वो खुद को बहुत ज्यादा खूबसूरत समझे और उसके अंदर जो नैसर्गिक काइंडनेस है, जो दया भावना है, वो भावना उसके अंदर से लूज ना हो जाए, कम ना हो जाए। एंड मे बी द हार्ट वार्मिंग इंटीमेसी दैट चूजेस राइट एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड। और साथ ही साथ वो अपना नेचुरल काइंडनेस तो गंवा ही देगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अपनी बेहद खूबसूरती के कारण मे भी हो सकता है कि वो किसी के साथ इंटीमेट ना हो सके, किसी के साथ वो अपनी हार्ट को, अपने दिल के अंदर क्या चल रहा है, इन चीजों को वो रिवील ना कर पाए,
किसी के साथ वो इतना इंटीमेट ना हो पाए, किसी के साथ अपना रिलेशन इतना अच्छा ना बना पाए, क्योंकि वो हमेशा अच्छा ही तय करेगी, क्योंकि वो देखेगी मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो मेरे साथ भी अभी अच्छे अच्छे ही लोग होने चाहिए, बेहद खूबसूरत लोग होने चाहिए। एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड, और हो सकता है कि उसकी खूबसूरती के कारण उसे कभी कोई दोस्त ना मिले, वो अकेले ही पड़ जाए। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी बच्ची ज्यादा खूबसूरत ना हो, लेकिन वो चाहते हैं कि वो खूबसूरत हो, बस ओवर मच ना हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत ना हो। इसके आगे वो कहते हैं हेलन बीइंग चोजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल। अब यहाँ पे वो हेलन का उदाहरण देते हुए कहते हैं हेलन वो व्यक्ति थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। दोस्तों, ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से अगर देखें, ज़्यूस देवता की संतान हेलन एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जिसने अपनी जिंदगी फ्लैट एंड डल चूज की। मतलब वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी जो जिंदगी थी वो बहुत फ्लैट थी, बहुत ही साधारण और बहुत ही डल उसकी जिंदगी थी। एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम अ फूल, और अपनी खूबसूरती के कारण ही कहीं ना कहीं उसकी एक जिंदगी भी फ्लैट थी, बहुत साधारण जिंदगी थी, डल सी जिंदगी थी, कोई एक्साइटमेंट उसकी जिंदगी के अंदर नहीं था। और बाद में लेटर हेलन की जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा ट्रबल आई, बहुत ज्यादा परेशानियां आई फ्रॉम अ फूल। यहाँ पे फूल कहा जा रहा है हेलन के पति को, जो कि स्पार्टा के राजा थे, और हेलन ने स्पार्टा के राजा के साथ शादी की थी जो कि बेहद बूढ़े थे। और यही कारण था कि हेलन बाद में ट्रॉय के राजकुमार पेरिस के साथ भागकर चली जाती है। लेकिन जब हेलन भागकर चली जाती है तो उसके पति जो कि स्पार्टा के राजा है वो ट्रॉय के ऊपर अटैक कर देते हैं, और फिर बाद में वापस एक बार वो हेलन को अपने साथ वापस ले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हेलन इतनी खूबसूरत थी, लेकिन खूबसूरती के बाद भी उसकी जिंदगी फ्लैट थी, डल सी जिंदगी थी, नॉर्मल सी जिंदगी थी, और बाद में अपनी जिंदगी में उसे बेहद ट्रबल्स, बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा एक फूल के कारण, उसके पति के कारण। तो ये एग्जाम्पल वो दे रहे हैं, सिर्फ ब्यूटी के कारण किसी की जिंदगी अच्छी नहीं होती, ये समझाने के लिए वो कहते हैं कि मेरी बेटी को इतने भी ज्यादा खूबसूरत मत बनाओ कि उसकी जिंदगी में हो सकता है इस तरह की परेशानियां आ जाए। और एक एग्जाम्पल वो देते हैं, व्हाइल दैट ग्रेट क्वीन दैट rose out of the spray being fatherless could have her way yet choose a bandy legged smith for a man। यहाँ पे फिर से एक दूसरा एग्जाम्पल वो देते हैं, ये एग्जाम्पल भी ग्रीक माइथोलॉजी से है। ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर एफ्रोडाइट नाम की एक गॉडेस है जो कि प्यार की देवता है, और वो देवता स्प्रे के अंदर से, पानी के अंदर से उनका जन्म हुआ था। वो फादरलेस थी, उनका कोई पिता नहीं था, और वो बेहद खूबसूरत थी। वो जैसे अब मैंने कहा था वो प्यार की देवता है, गॉडेस ऑफ लव है, तो गॉडेस ऑफ लव बेहद खूबसूरत थी। वो अपना वे जैसे चाहे वैसे अपनी जिंदगी बिता सकती थी, लेकिन ये फिर भी उसने एक स्मिथ को, एक लोहार को अपना पति चुना। ये हमें दिखाता है कि सिर्फ खूबसूरती होने से इंसान अच्छा डिसीजन मेकर नहीं बन जाता, बल्कि इंसान को सही और गलत में फर्क भी समझने की जरूरत होती है। इट्स सर्टन दैट फाइन वुमन ईट अ क्रेजी सैलड विद देयर मीट whereby the horn of plenty is undone। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि it is certain, अब अपने दिमाग में वो कह रहे हैं कि ये मुझे पूरी तरह से पता है, मुझे बहुत अच्छे से ये पता है कि जो फाइन वुमन्स होती है, यहाँ पे फाइन वुमन का हम मतलब समझ सकते हैं एक लेडी या एक अमीर घर की जो वुमन होती है, जो महिला होती है, वो कोई क्रेजी सैलड खाती हो, ऐसा वो सोच रहे हैं कि जो बड़े बड़े घरों की औरतें होती है वो कोई क्रेजी सैलड खाती है, वो खाने में कुछ गलत चीजें खा लेती हैं कि अपने मीट के साथ, अपने गोश्त के साथ, जिससे कि उनकी जिंदगी के अंदर, जिससे कि वेयर बाय उनकी जिंदगी के अंदर से हॉर्न ऑफ प्लेंटी का नुकसान हो जाता है। अनडन का मतलब होता है टूट जाना या फिर बर्बाद कर देना, और यहाँ पे हॉर्न ऑफ प्लेंटी का मतलब है, जब आप जुडाइज्म पढ़ते हो या अलग अलग धर्मों की स्टडी करते हो तो उसके अंदर हॉर्न ऑफ प्लेंटी का कंसेप्ट दिया गया है, जिसको कि जो बकरी के सींग होते हैं जिसे हम हॉर्न कहते हैं, वो प्रतीक है संपन्नता का, सधनता का, हैप्पीनेस का। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अच्छे घर की औरतें हैं वो अपने खाने में ऐसा क्या खाती है कि जिससे उनकी जिंदगी में से हॉर्न ऑफ प्लेंटी नष्ट हो जाता है, मतलब उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इन कर्टसी आई वुड हैव हर चीफली लर्न्ड। अब वो कहते हैं पहले ऊपर के 2 स्टांजा के अंदर वो ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, उनके ब्यूटी को लेकर विचार हमें समझ में आते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ ब्यूटी सफिशिएंट नहीं है, और अब वो कहते हैं कि मैं अपनी लड़की को कर्टसी का मतलब होता है विनयशीलता, विनम्रता या फिर मैनर्स, जैसे कि हम अक्सर गुड मैनर्स की बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी बच्ची को कर्टसी, विनम्रता के क्षेत्र में चीफली लर्न बनाऊंगा, उसको बहुत अच्छी लर्निंग दूंगा, बहुत अच्छी ट्रेनिंग में उसको दूंगा।
हार्ट्स आर नॉट हैड एज अ गिफ्ट बट हार्ट्स आर अर्न। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि दिलों को सिर्फ गिफ्ट की तरह नहीं पाया जा सकता, वो कहते हैं बल्कि दिलों को जीता जाता है, दिलों को जीतना पड़ता है बाय दोज दैट आर नॉट एंटायरली ब्यूटीफुल। वो कहते हैं कि दिलों को जीतने के लिए एंटायरली ब्यूटीफुल, पूरी तरह से खूबसूरत होने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ इन लाइनों में से हमें यह भी पता चलता है, उनके विचार ये है कि अगर किसी औरत को, किसी महिला को, किसी पुरुष का दिल जीतना है तो सिर्फ ब्यूटी होना या सिर्फ खूबसूरती होना यही सफिशिएंट नहीं है। Yet many that have played the fool for beauty's very self has charm made voice। और यहाँ पे कहते हैं yet many, ऐसे बहुत से लोग हैं, many ऐसे लोग हैं जो फुल प्ले करते हैं, जो खुद को पागल सा प्ले करते हैं फॉर ब्यूटीज वेरी सेल्फ, ताकि वो ब्यूटी को पा सके। यहाँ पे वो पुरुषों की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत से पुरुष होते हैं जो फूल जैसा प्ले करते, जानबूझ के अनजान बनते हैं ताकि वो किसी खूबसूरत महिला को अपनी ओर आकर्षित कर सके। हैज चार्म मेड वॉइस एंड मेनी अ पुअर मैन दैट हैज रोड लव्ड एंड थॉट हिमसेल्फ बिलव्ड फ्रॉम अ ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आईज। और यहाँ पे वो खुद के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर कहा था, मॉड गॉन एक ऐसी महिला थी जिन्होंने विलियम बटलर इट्स के शादी के प्रस्तावों को कई बार रिफ्यूज किया था, ठुकरा दिया था। तो उसके बाद उन्होंने और एक महिला से शादी की थी, जिस महिला से उनको ये लड़की मिली हुई है। तो वो कहते हैं कि मेरे जैसे पुअर इंसान, मेरे जैसे गरीब भी बहुत हैं जो भटकते रहते हैं। यहाँ पे रोड का मतलब है भटकते रहते हैं, और फिर उन्हें ऐसे लगा कि उन्हें कोई प्यार नहीं करेगा, लेकिन उन्हें भी प्यार करने वाला मिला। कौन मिला? जो काइंडनेस, ऐसे व्यक्ति, वो अपनी बीवी को काइंड कहते हैं और उस काइंड बीवी से वो अपनी आंखें हटा नहीं सकते। क्यों? यहाँ पे ऊपर की लाइनों के अंदर वो ब्यूटी के बारे में बात कर रहे थे, और उन्होंने इस स्टांजा के अंदर हमें ये क्लियर कर दिया था कि सिर्फ ब्यूटी होना ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि विनम्रता होना जरूरी है, ग्लैड और काइंडनेस होना जरूरी है, दया भावना होना जरूरी है। तो वो कहते हैं कि उनकी बीवी काइंड है, दया भाव उनके अंदर ज्यादा है। यही रीजन है कि वो अपनी बीवी के ऊपर से आंखें तक May she become a flourishing hidden tree that all her thoughts may like the linnets be and have no business but dispensing round their magnanimities of sound। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि भगवान करे मेरी बच्ची किसी फ्लरिशिंग हिडन ट्री की तरह हो, किसी पेड़ की तरह हो जो फ्लरिश कर रहा है, जो अच्छे से बहर रहा है, जो अच्छे से फल फूल रहा है, ऐसे किसी पेड़ की तरह वो हो, और उसके विचार, मेरी लड़की के विचार किसी लिनेट की तरह हो। लिनेट एक छोटा सा पंछी होता है, बहुत ही छोटा सा पंछी होता है जो पेड़ के ऊपर आकर बैठता है। तो यहाँ पे हमें ये इमेजरी हमको अच्छे से समझनी है कि एक पेड़ है जो उनकी बच्ची है, और उनके विचार, वो बच्ची के विचार किसी लिनेट पंछी की तरह है जो क्या करते हैं, हैव नो बिजनेस बट डिस्पेंसिंग राउंड, और उनके विचार वो इधर उधर व्यक्त ना करे, देयर मैग्नानिमिटीज ऑफ साउंड, और वो साउंड से अपने विचारों को व्यक्त ना करे। ये 4 लाइनें हमें ऑथर के फेमिनिज्म के बारे में पता, उन आइडियाज का एक अंदाजा देते हैं। ऑथर मानते हैं कि महिलाओं को अपने विचार ज्यादा प्रस्तुत नहीं करने चाहिए, व्यक्त नहीं करने चाहिए, इसीलिए वो सोचते हैं कि उनकी लड़की किसी हिडन ट्री के समान होनी चाहिए। नॉर बट इन मेरीमेंट बिगिन अ चेज नॉर बट इन मेरीमेंट कॉरल, और इसीलिए वो कहते हैं कि मेरी बच्ची किसी हिडन ट्री की तरह हो और उसके विचार किसी पंछी की तरह हो जो बस वहीं के वहीं आवाज करे, लेकिन वो बहुत ज्यादा शोरगुल ना करे, बहुत जोर से वो आवाजें ना करे, यानी कि वो अपने विचारों को व्यक्त ना करे। और वो कहते नॉर, वो कभी भी अपने विचारों को व्यक्त ना करे, बट इन मेरीमेंट, बस मेरीमेंट में, बस एंजॉयमेंट में, हंसी खुशी में, बिगिन अ चेज नॉर बट इन मेरीमेंट कॉरल। वो कहते हैं कि वो अपने विचारों के पीछे चलती रहे, भागे। मतलब क्या हुआ? चेज करने का मतलब होता है किसी के पीछे भागना। वो अपने विचारों के पीछे ज्यादा ना भागे, बल्कि बस मेरीमेंट में, बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए वो अपने विचारों के ऊपर ध्यान दे, और साथ ही साथ बस कभी कभी टाइम पास करने के लिए ही वो कॉरल करे, किसी के साथ झगड़ा करे। ओ मे शी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरेल रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस। और फिर से एक बार वो एक लॉरेल नाम की ट्री का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वो किसी ग्रीन लॉरेल की तरह हो जो एक ही जगह पर रूटेड रहे। रूटेड होने का मतलब यहाँ पे ट्रेडिशन से है, परंपराओं से है। परपेचुअल प्लेस में, परपेचुअल का मतलब होता है ऐसी जगह, या परपेचुअल का मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, अमर। तो वो कहते हैं कि वो
उनकी लड़की ट्रेडिशंस के अंदर हमेशा के लिए लिप्त रहे, हमेशा के लिए ट्रेडिशंस के अंदर ही वो उलझी रहे। इस स्टांजा के अंदर विलियम बटलर इट्स माइंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, मन के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका माइंड, वो कहते हैं माई माइंड बिकॉज द माइंड्स दैट आई हैव लव्ड द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड प्रॉस्पर बट लिटल हैज ड्राइड अप ऑफ लेट इट नोज दैट टू बी चोकेड विद हेट may well be of all evil chances chief। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनके हिसाब से वो कहते हैं कि अगर जिंदगी के अंदर कोई सबसे बुरी चीज हो सकती है तो वो है चोकेड विद हेट। अपने दिमाग के अंदर किसी के प्रति, किसी व्यक्ति या किसी आइडिया के प्रति हेट होना या घृणा होना, बहुत बड़ा तिरस्कार होना, ये उनके हिसाब से सबसे बड़ा एविल काम है, सबसे गलत चीज है जो किसी व्यक्ति के जिंदगी में हो सकती है। इफ देर इज नो हेट्रेड इन अ माइंड assault and battery of the wind can never tear the linnet from the leaf। अब वो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के मन में, दिमाग के अंदर कोई हेट्रेड नहीं है, घृणा भावना नहीं है, किसी के प्रति उनको द्वेष नहीं है, ऐसे में चाहे कितनी भी हवाएं तेजी से बहे, बैटरी ऑफ विंड कहते हैं, बैटरी ऑफ विंड का मतलब होता है बहुत तेजी से बहने वाली हवाएं, तो वो कहती है कि अगर कितनी भी तेजी से हवाएं बहेंगी तो भी वो किसी लिनेट को उसके लीफ पे से हिला नहीं सकते। यहाँ पे मैंने आपको बताया था लिनेट एक छोटा सा पंछी होता है और उन्होंने प्रीवियस स्टांजास के अंदर लिनेट को थॉट्स का रूप दिया था, अपने विचारों का रूप दिया था। तो वो कहते हैं कि चाहे जितनी भी तेजी से हवाएं बहें तो लिनेट को वो अपने लीफ के ऊपर से, पत्तों के ऊपर से हिला नहीं सकते। अगर किसी व्यक्ति के मन में हेट्रेड नहीं है, घृणा भावना नहीं है, एंड इंटेलेक्चुअल हेट्रेड इज द वर्स्ट। अब यहाँ पे वो कहते हैं इंटेलेक्चुअल हेट्रेड सबसे वर्स्ट होती है। इंटेलेक्चुअल हेट्रेड का मतलब होता है अपने आप को सही समझना और सामने वालों को गलत समझना। सो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर अकर्स्ड। और वो कहते हैं कि इसलिए मेरी लड़की को ऐसा लगना चाहिए कि ओपिनियंस होना अकर्स्ड है, ओपिनियंस होना गलत है। दोस्तों अक्सर हम दुनिया के अंदर जो चीजें देखते हैं उनको देखने के बाद अपने एक्सपीरियंस से हम अलग अलग चीजों के मामले में ओपिनियंस बनाते हैं कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज राइट है, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज रॉन्ग है, ये हम ओपिनियंस बनाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मेरी लड़की के पास कोई ओपिनियंस नहीं होनी चाहिए, उसे ऐसे लगना चाहिए कि ओपिनियंस होना अकर्स्ड है, गलत बात है। हैव आई नॉट सीन द लवलीएस्ट वुमन born out of the mouth of plenty's horn because of her opinionated mind barter that horn and every good by quiet natures understood for an old bellows full of angry wind। अब यहाँ पे वो कहते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में, जैसे मैंने आपको कहा था वो मॉर्गन के ऊपर बहुत प्यार करते थे और वो कहते हैं कि मैंने ये अपने जिंदगी के अंदर देखा नहीं है क्या कि लवलीएस्ट वुमन कौन है? मॉर्गन, जिसके ऊपर उनको बेहद प्यार था। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ये देखा नहीं है क्या कि जो मॉर्गन है, जो लवलीएस्ट वुमन थी, वो आउट ऑफ माउथ ऑफ प्लेंटीज हॉर्न जन्मी थी, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन बिकॉज ऑफ हर ओपिनियटेड माइंड, क्योंकि उसका जो माइंड था, उसका जो दिमाग था वो ओपिनियटेड था, उसके दिमाग के अंदर काफी ओपिनियन थे, ये सही है, ये गलत है। यही कारण था कि उसने बार्टर कर दिया। बार्टर करने का मतलब होता है सौदा करना। तो उसने सौदा किया उस गुड हॉर्न का, उस हॉर्न का मतलब संपन्नता का। यहाँ पे हॉर्न का मतलब है हॉर्न ऑफ प्लेंटी, मैंने प्रीवियस स्टांजास के अंदर इसका मतलब आपको समझाया था। तो उसने सौदा किया अपनी संपन्नता का, अपनी खुशियों का, और जो भी उसकी जिंदगी के अंदर अच्छा था, गुड था, उसका फॉर एन ओल्ड बेलो। वो किसके लिए उसने बार्टर किया, किसके लिए उसने सौदा किया? फॉर एन ओल्ड बेलो। यहाँ पे वो ओल्ड बेलो कह रहे हैं उस व्यक्ति को जिसके साथ मॉर्गन ने शादी की, जो कि एक एंग्री विंड था, जो कि बहुत ही गुस्सेला इंसान था, और बाद में उसको सजा मिली और उसे फांसी की सजा तक दे दी गई थी। कंसिडरिंग दैट ऑल हेट्रेड ड्रिवन हेंस द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कंसिडरिंग दैट, अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि ऑल हेट्रेड ड्रिवन हेंस, जब हमारे मन में से गुस्सा कम हो जाता है, किसी व्यक्ति के प्रति घृणा खत्म हो जाती है, ड्रिवन हो जाती है, कम हो जाती है, उस वक्त अपनी आत्मा, अपनी सोल फिर से एक बार रिकवर हो जाती है, और उसके अंदर जो इनोसेंस था, जो व्यक्ति जन्म के साथ उसके अंदर जैसा इनोसेंस होता है, वैसे ही आत्मा का भी इनोसेंस फिर से एक बार रिकवर हो जाता है। एंड लर्न्स दैट एट लास्ट that it is self-delighting, self-appeasing, self-affrighting and that its own sweet will is heaven's will। और बाद में जब किसी व्यक्ति के अंदर से हेट्रेड कम हो जाती है, गुस्सा कम हो जाता है, तब इंसान की सोल, इंसान की आत्मा
ये समझती है, ये सीखती है कि उसकी आत्मा ही सेल्फ डिलाइटिंग है, उसको खुद के अंदर ही डिलाइट मिलेगा, खुद के अंदर ही उसे आनंद मिलेगा, खुद के अंदर ही उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अपीजिंग का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन मिलना। तो इंसान को खुद के मन के अंदर ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा और खुद के मन के अंदर ही उसे एफ्राइटिंग मिलेगा। एफ्राइट होने का मतलब होता है डर जाना। तो खुद के मन के अंदर ही उसको डरने की भी भावना मिल जाएगी। एंड दैट इट्स ओन स्वीट विल इज हेवंस विल। और उसे पता चलेगा कि जो आत्मा की आवाज है, किसी व्यक्ति के अंतर मन की जो आवाज है, वही हेवन की भी आवाज है, वही हेवन की इच्छा है, वही भगवान की भी इच्छा है। शी कैन दो एवरी फेस स्काउल शुड स्काउल एंड एवरी विंडी क्वार्टर हाउल और एवरी बेलोज बस बी हैप्पी स्टिल। और जब उसे अपनी अंतरात्मा के साथ कांटेक्ट हो जाएगा, जब वो अपने आप में खुश रहेगी, उसके बाद भले चाहे कितने ही लोग अपने चेहरे खराब करें, चाहे कितने ही लोग उसके ऊपर खफा क्यों ना हो जाए, कितने ही लोग उसके प्रति नाराज क्यों ना हो जाए, और कितने ही उसकी जिंदगी के अंदर परेशानियां क्यों ना आए। विंडी क्वार्टर का मतलब है परेशानियां आना। चाहे उसकी जिंदगी के अंदर कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए, साथ ही साथ कितने ही नुकसान क्यों ना हो जाए उसकी जिंदगी के अंदर, फिर भी वो हैप्पी रहेगी। कब हैप्पी रहेगी? जब वो अपनी आत्मा के अंदर झांक कर देखेगी और अपनी आत्मा से वो सोचेगी और उसके अंदर हेट्रेड चला जाएगा, गुस्सा कम हो जाएगा, और जब वो इनोसेंट हो जाएगी, फिर से एक बार नादान हो जाएगी। अब आगे वो कहते हैं, एंड मे हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर टू अ हाउस वेयर ऑल इज अकस्टम्ड सेरेमोनियस। और वो कहते हैं, लास्ट स्टांजा है जिसके अंदर वो कहते हैं उसका जो भी पति हो, जो ब्राइड ग्रूम हो, जो वर हो, वो उसे एक ऐसे घर के अंदर ले जाए, एक ऐसे परिवार के अंदर वो ले जाए जहाँ पे वेयर ऑल इज अकस्टम्ड, जहाँ पे सब कुछ एक्स्टम्ड है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ पे सब कुछ कस्टम के हिसाब से होता है, सब कुछ वहाँ पे रीति रिवाजों के हिसाब से होता है, सेरेमोनियस। और जहाँ पे सेरेमोनियस होता है, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, जहाँ पे हैप्पीनेस है। कहने का मतलब वो चाहते हैं कि उनकी लड़की को एक सेरेमोनियस घर बने, एक संपन्न घर मिले, जिस घर के अंदर सारे कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, जहाँ पे लोग रीति रिवाजों के हिसाब से जीते हैं। फॉर एरोगेंस एंड हेट्रेड आर द वेयर्स पेडल इन द थरोफेयर्स। और यहाँ पे वो कहते हैं क्यों वो ऐसा क्यों चाहते हैं कि उनकी लड़की की शादी एक सधन घर के अंदर हो, लेकिन ऐसे सधन घर के अंदर हो जहाँ पे लोग रीति रिवाज के हिसाब से जीते हैं। क्योंकि वो कहते हैं एरोगेंस यानी दिखावा, या फिर अपने मन के अंदर जो मैं बड़ा भाव होता है, बड़प्पन होता है। बड़प्पन और हेट्रेड ये ऐसी भावनाएं हैं, जो ये ऐसी चीजें हैं जो रास्ते में खुले में बिकती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एरोगेंस यानी मैं बड़प्पन और गुस्सा, ये चीजें तो रास्ते के ऊपर दिखते, कॉमन लोगों के अंदर दिखती है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी लड़की किसी कॉमन व्यक्ति की तरह अपनी जिंदगी ना बिताए, बल्कि किसी अच्छी लेडी की तरह वो अपनी जिंदगी बिताए। हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बॉर्न। वो ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि कस्टम रीति रिवाजों और सेरेमोनी सेलिब्रेशन के अंदर ही इनोसेंस नादानपन और ब्यूटी खूबसूरती जन्म लेती है। इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी लड़की ऐसे घर के अंदर जाए जहाँ पे कस्टम्स हो और सेरेमनीज हो। सेरेमनीज नेम फॉर द रिच हॉर्न। वो कहते हैं सेरेमनी दिखाता है कि वो रिच परिवार है, रिच है, वहाँ पे सधनता है, काफी पैसे हैं। एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लॉरेल ट्री। और कस्टम और रीति रिवाज ये डायरेक्टली दिखाता है स्प्रेडिंग लॉरेल ट्री। लॉरेल ट्री का मतलब है अपनी, जैसे उन्होंने प्रीवियसली कहा था कि वो किसी लॉरेल ट्री की तरह हो, किसी पेड़ की तरह हो। तो वो कहते हैं कि कस्टम का मतलब जिस तरह कोई ट्री एक ही जगह पर रूटेड रहती है, अपने पुरानी रीति रिवाजों के हिसाब से चलती है, ठीक उसी तरह से जैसे ट्रीज या पेड़ अपनी जगह से नहीं हिलते, तो कस्टम वो चीजें हैं या रीति रिवाज वो चीजें हैं जो इंसान को रूटेड रखते हैं, अपने पैरों को जमीन पर रखते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये पोएम की समरी अच्छे से समझ गई। ये पोएम 80 लाइन्स की है, इसीलिए इसे एक्सप्लेन करने में काफी टाइम लगा है, लेकिन आप टाइम लेकर यहाँ तक पहुंचे, इसलिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।